तो कहां तक लड़े कोई। माना कि सच्चाई के साथ लड़ रहा है, माना कि तर्कों के साथ लड़ाई की जा रही है, माना कि आपने सामने वालों को एक बार नहीं कई ग्राउंड्स पे गलत भी साबित कर दिया, लेकिन नहीं। एक तो दूसरी तरफ पावर ज्यादा है। पावर ज्यादा क्या, सारी पावर उसी तरफ है। और दूसरा, संख्या बल बहुत ज्यादा है उधर। कई तरह से कितनी कितनी साजिशों कर करके पर और ये कहीं लड़ाई होती, किसी और तरह के लोगों के साथ होती तो शर्त या तो होती ही नहीं, या सुशांत को किसी ना किसी तरह से खत्म करवा दिया जाता, फिजिकली, वायलेंटली। वायलेंस तो ये भी थी जिसमें आप अपनी हर बात से, हर साजिश से, हर चाल से एक ऐसे शख्स को जो अपना काम ठीक से कर रहा था, अगर काम ठीक से नहीं कर रहा था, बेईमान होता, किसी और बात से कोई कमी होती तो आप कभी का निकाल बाहर करते। लेकिन बस आप पे उसने जो सवाल उठाए तो आप उसे निकाल बाहर करना चाहते हैं। सबसे सीनियर था वो। और फिर तो जो नई डायरेक्टर बनाकर लाई गई, उसने उसकी सीनियरिटी को भी खत्म करने की पूरी कोशिश करी, यहां तक कि उसका पदनाम भी बदलवा दिया। जब उसने डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं किए तो उसने बैज बनवा के डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए। पर सुशांत को ये लड़ाई अभी और जारी रखनी थी, इसलिए सुशांत ने वो बैज भी ले लिया। लेकिन तृष्णा हरसाय का असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि वो एक मिशन पर थी, मिशन शिकार, ऐसे ही नहीं रुकने वाली थी। देखते हैं शहरी शरीफ के इन किस्सों में और शहरी शरीफ की इस पूरी यात्रा में कि तृष्णा हरसाय जिस मिशन पर थी उसको कैसे अंजाम दिया उसने, क्या वो सफल हुई। सुन लेते हैं। आखिरकार तृष्णा हरसाय ने अपनी मंशाओं को अंजाम देने की दिशा में बढ़ते हुए बिना किसी संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाए और मेरे सवालों के बावजूद मेरा पदनाम वही कर दिया था जो कोई 5 साल पहले तक था, और जिसे एक बड़े भारी अप्रेजल की गतिविधि से गुजार कर मुझे सीनियर कैडर ए बनाया गया था। इस पूरे मसले पर कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी और ने कोई सवाल नहीं पूछा। यार वो अंग्रेजों की नहीं थी फूट डालो राज करो नीति, वो इन नए तानाशाहों की आज भी है। ताज्जुब और अफसोस सिर्फ इस बात का है मुझे कि यह उस संस्था में भी हो रहा है जिसकी बुनियाद ही गैर बराबरी और किसी भी तरह का शोषण मिटाने की दिशा में आवाज उठाने के आह्वान के साथ रखी गई थी। यह संस्था आज कोई 40 साल अपने पूरे कर चुकी है, जिसमें लगभग शुरुआत से लेकर अगले 30 सालों तक तो सिर्फ उन्हीं उद्देश्यों के साथ काम कर रही थी। देश भर में संस्था और उससे जुड़े लोगों ने अपनी जबरदस्त लोकतांत्रिक कार्य प्रक्रियाओं की वजह से नाम कमाया था। पिछले 10 वर्षों में ही सब कुछ बदल गया है क्या? लोकतंत्र मर गया है क्या? या 10 साल पहले ही पहली बार किसी ने सत्ता पर सवाल उठाया था?
वो भी मौखिक नहीं, लिखित भी, और एक बार नहीं, कोई 5-5 बार। इस सबसे ही इन नए तानाशाहों का गठजोड़ और हकीकत सामने आ रही है, सामने आ रही थी। पर ठीक है, ऐसे मैं भागूंगा नहीं, अधिक धन की चाहत में भी नहीं। हालांकि जरूरतों को पूरा करने का बोझ मुझे बार बार थका देता है, डरा देता है। मुझ पर निर्भर बच्चों की दुहाई तो मुझे कई बार दोस्तों ने भी दी थी, लेकिन नहीं यार, मैं इन कारणों से तो नहीं ही जाने वाला। मेरे इरादों की भनक डॉक्टर जैन को कुछ कुछ लग गई थी, इसलिए उसने अपने नए मोहरे मेरे सामने तेज, तीखी और घटिया चालों के साथ रख दिए थे मेरे सामने। मैंने फिर यह एक कविता आज लिखी थी, जिसकी शुरुआती 2 लाइनें थी, फिर आया भेड़िया, मेमने को खाना था, पानी गंदा, गाली दी थी, सब बकवास बहाना था। सुनिए ना आपने, एक भेड़िया मेमने को खा जाना चाहता था और उसने कैसे कैसे झूठी दलील दी थी, और अंत में ये कहकर उसे खा गया था कि गाली अगर तुमने नहीं दी तो तुम्हारे पिताजी ने दी होगी। याद करो, फिर आया भेड़िया, मेमने को खाना था, पानी गंदा, गाली दी थी, सब बकवास बहाना था। 11 महीनों के लिए मिले प्रोजेक्ट को 9 महीने हो चुके थे। मैंने फील्ड में जाने के लिए एक महिला कैडर को प्रोग्राम बनाकर उसे अगले 3-4 दिन बाद वाली एक तारीख में फील्ड में जाने को कह दिया था। 3 दिन होने को आए। इस महिला ने फील्ड में जाने के लिए ना एडवांस मांगा था, न टिकट बुक करवाने को मुझे कहा। मैंने सोचा शायद अपने पास से पैसे खर्च कर लेगी, टिकट भी ऑनलाइन बुक खुद ही करवा लेगी। लेकिन फील्ड में जहां जाकर रुकना था, वहां ठहरने के लिए जब होटल बुक करने को भी उसने मुझसे नहीं कहा, तो मैंने सामूहिक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज इस महिला के नाम डाला। इसी ग्रुप में डायरेक्टर बनी तृष्णा हरसाई भी थी। मैंने देखा मैसेज दोनों के द्वारा ही पढ़ लिए गए थे, पर कोई जवाब या सवाल इस महिला और डायरेक्टर तृष्णा की तरफ से नहीं आया। एहतियातन फील्ड में जो कि ऑफिस वाले शहर से कोई 400 किलोमीटर दूर दूसरे एक शहर में स्थित एक परिचित होटल में मैंने बोलकर रखा था कि हमारे यहाँ से एक महिला आने वाली है, मैं तारीख बाद में कंफर्म कर दूंगा, कहकर एक कमरा अरेंज किया हुआ था। मैसेज करने के 2 दिन बाद तक उस महिला कैडर का न डायरेक्टर तृष्णा का कोई मैसेज, फ़ोन नहीं आया। और ये मैं क्या देखता हूँ, आज जब इसे फील्ड में होना था तब ये महिला तो ऑफिस आ गई थी। थोड़ी देर बाद ही कोई 11 बजे तृष्णा हरसाए भी ऑफिस में आ चुकी थी। मैंने फील्ड विजिट और महिला कैडर के द्वारा कोई जवाब न देने की बात तृष्णा से कही। वो सिर्फ इतना ही बोली, हाँ उसे मैंने मना कर दिया था। और मुझे कोई खबर तक नहीं। फील्ड में मैंने अरेंजमेंट किए हुए थे लोगों के। ऐसा संभवतः नहीं, कन्फर्म पहली बार हुआ था। पर मैंने तो होटल भी बुक करवा दिया था इनके नाम से, तो कोई बात नहीं, कैंसिल करवा दो। मैंने अपने गुस्से को अपने पैरों के नीचे दबाते हुए कहा, पर एज कोऑर्डिनेटर मुझे बताना तो चाहिए था ना। तृष्णा हरसाए ने अनसुना कर दिया। पर मुझे गहरे खतरे का अब एहसास हो गया था। यह महिला अपने को सफल दिखाने के लिए और डॉक्टर जैन की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए यह कैसा खेल खेल रही है। और ये स्टाफ के लोग, इन्हें क्या हो गया है जो बार बार ठगाते हैं लेकिन अपनी गुलाम मानसिकता से बाहर नहीं आ पाते। डायरेक्टर बनी ये महिला, जिसका इस संस्था और यहाँ काम कर रहे लोगों की जिंदगी और उनके सुख चैन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके डर धौंस के शिकार होकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे ये लोग। इस महिला कैडर ने अगले कई दिनों तक मुझसे नजरें नहीं मिलाई थी। चल कुछ और भी रहा था। अमूमन
निम्न आर्थिक स्थिति की मेरी इस महिला कैडर के रहन सहन में एकदम से बदलाव मुझे नजर आने लगा। बेहद सस्ती और अजब गजब फल फूलों से लदे प्रिंट की साड़ी और सस्ते टेरिकॉट के सलवार सूट पहनकर ऑफिस आने वाली इस महिला के अचानक से कपड़े डिजाइनर, ब्रांडेड और आधुनिक शैली के होने लगे थे। एक और परिवर्तन मैं भी और बाकी स्टाफ के लोग भी देख रहे थे। इन दिनों जब तृष्णा हरसाय ऑफिस से यदि 3 बजे बाद निकलती तो उस दिन इसी महिला कैडर से पूछ लेती, मैं निकल रही हूं, तुम्हें बाहर सड़क तक छोड़ दूं, तुम्हें रास्ते में कहीं छोड़ दूं। और मेरे सामने कई कई बार बैठकर तृष्णा को कोसती रही यह महिला 100 में से 100 बार ही तृष्णा के साथ चली जाती। कैडर को तो 5 बजे बाद ही जाना होता था, पर जब वो कह रही है तो वो जाएगी उसके साथ। इसी को तो कहते हैं मौका परस्ती। हाँ, आजकल उसने मेरे साथ बैठकर तृष्णा को कोसना बंद कर दिया था। थोड़ा थोड़ा कोसती थी, लेकिन टोन चेंज हो चुकी थी। एक दिन दूसरी महिला कैडर ने कहा, ये कपड़े उनकी, किनकी? अरे डायरेक्टर की बेटी की उतरन है और एक नया सूट भी उन्होंने इसे दिया है। रणनीतियों के कितने कितने ही हिस्सों पर तृष्णा हरसाय अब काम कर रही थी। कैसे कैसे लोग खरीदे जा रहे थे। प्रोजेक्ट के अंतिम महीने में एक बड़ी डिसेमिनेशन वर्कशॉप उस शहर में आयोजित की गई जहां हमारा यह प्रोजेक्ट चल रहा था। ऑफिस के लगभग सारे ही कैडर मेंबर 2 दिन पहले इस वर्कशॉप की तैयारियों में जुट गए थे। वर्कशॉप के दिन संस्था की डायरेक्टर तृष्णा हरसाय, अध्यक्ष राजेश्वर, राज्य सरकार की प्रतिनिधि कमिश्नर वह महिला और फंडिंग एजेंसी की तरफ से इस पूरे प्रोग्राम को हेड कर रही महिला केतकी वर्कशॉप में शामिल रही। जिला कलेक्टर भी कोई 3 घंटे तक इस वर्कशॉप में रहे। प्रोजेक्ट की एक एक गतिविधि में शामिल रहे लोग और कोई 50 से ज़्यादा किशोर उम्र के लड़के लड़कियां इसमें शामिल हुए थे। मैंने कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करते हुए एंकरिंग की। सबने, कलेक्टर, कमिश्नर और फंडिंग एजेंसी तक सभी ने प्रोजेक्ट में किए गए काम की ज़बरदस्त तारीफ की। और इसी मीटिंग में संस्था को यह ऑफर मिला कि हम इसे अब 3 नए जिलों में आगे बढ़ाना चाहते हैं अगले 3 साल के लिए। मंच से बोलते हुए फंडिंग एजेंसी की प्रतिनिधि केतकी और जिला कलेक्टर ने अपने संबोधन में मेरा नाम लेकर भी कुछ तारीफ कर दी थी। दरअसल तो यह तारीफ संस्था की और टीम की थी। रात भर का सफ़र कर हम सभी लोग रेल से और प्राइवेट टैक्सी कार से संस्था और हमारे शहर को लौट आए थे। अगले दिन अध्यक्ष राजेश्वर और तृष्णा हरसाय भी कोई 11 बजे तक ऑफिस आ गए थे। वर्कशॉप का रिव्यू किया गया। अध्यक्ष ने तारीफ की, कैडर के 2 और सदस्यों ने तारीफ की। नहीं की तो उस महिला कैडर ने जो इन दिनों तृष्णा हरसाय के साथ ही उनकी गाड़ी में लिफ्ट ले लेती थी सड़क तक, और तृष्णा हरसाय उसे सड़क पर छोड़ देती थी। इस महिला ने कहा, कार्यक्रम तो सही रहा, लेकिन मेरी भागीदारी, कार्यक्रम तो अच्छा था मगर हमें, और प्रोग्राम की तो सबने तारीफ की, किंतु मैं उतना ही चुप और शांत बैठा रहा जितना तब बैठा था जब कलेक्टर, फंडिंग एजेंसी, कमिश्नर और वहाँ के स्थानीय लोग मेरी भी तारीफ कर रहे थे, कार्यक्रम की तारीफ कर रहे थे और संस्था को आगे बढ़ाने, आगे काम करने का ऑफर दिया जा रहा था। यह महिला कैडर भूल गई थी कि एग्जीक्यूटिव के दिन इसने ही तो वो कागज मुझे टाइप करके दिया था जिस पर मैंने लिखा था बाइंड अप टू फाइंड अप, और अपनी टेबल के ऊपर लगे पिन बोर्ड में उसे लगा दिया था। रिव्यू में तृष्णा हरसाय कुछ खास नहीं बोली। हाँ, यह बोली थी बिना किसी का नाम लिए, अब आगे के लिए हमें नया प्रोजेक्ट बनाकर फंडिंग एजेंसी को देना है। मैं थोड़ा खुश, थोड़ा चौकस और थोड़ा तैयार था। आपस में इन दिनों जब हम ऑफिस में लोग एक दूसरे के साथ लंच टेबल पर
या कभी अपनी अपनी कुर्सियों के इर्द गिर्द खड़े बैठे मिल जाते तो यही चर्चा होती कि चलो अच्छा हुआ, अब एक लंबी अवधि का बड़ा प्रोजेक्ट संस्था में आ जाएगा। मुझे बस यही खुशी थी कि राज्य की सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी हमारे साथ कई सालों बाद वापस जुड़ गई थी और हम इसकी उम्मीदों पर खरे भी उतर रहे थे, काम अच्छा कर रहे थे। वर्कशॉप से लौटकर केतकी ने भी मुझे व्यक्तिगत तौर पर अच्छी वर्कशॉप करवाने के लिए बधाई और आगे की संभावनाओं के लिए शुभकामनाएं दी थी। और एक दिन तो केतकी ने किसी काम से फ़ोन कर मुझे यह भी पूछ लिया था, आगे का प्रोजेक्ट बनाकर कब तक भिजवा रहे हो? मैंने जो स्थिति थी बता दी। तृष्णा जी ने कहा है कि वो जल्दी ही इस पर काम करके इसे भेजेगी। कोई 15 दिन हो गए थे। प्रोजेक्ट पर क्या काम कौन कर रहा है इसकी किसी को कोई खबर नहीं थी, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। और इन पिछले 15 दिनों में तृष्णा हरसाय ऑफिस भी 2 ही दिन के लिए आई थी। एक और दिन केतकी का फोन आया, वो बोली, यार तुम्हारा काम करने का विचार है कि नहीं? न तो अभी तक प्रोजेक्ट बनाकर भेजा है और ना ही कुछ और भी वो बोलती, पर मैं बोला, तृष्णा जी ऑफिस ही नहीं आ रही हैं, शायद वे ही इस पर कुछ काम कर रही हैं। अरे क्या पता तुम्हारी संस्था में क्या चल रहा है, तुम्हारी ये डायरेक्टर तो न फ़ोन उठाती न कोई जवाब देती है। मुझ पर स्टेट कमिश्नर का दबाव बन रहा है, वो पूछ रही है कि संस्था ने प्रोजेक्ट बनाकर दिया कि नहीं। मैं क्या बोलता, पर इतना मैं समझ गया था कि यह डायरेक्टर बन बैठी महिला यूं तो है ही निष्क्रिय, लेकिन अब तो इसके इरादे भी ये हैं कि संस्था में कोई प्रोजेक्ट ना आए। वरना तो बताइए, ये क्यों नहीं अब तक इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही, क्यों नहीं केतकी के फ़ोन उठा रही? संस्था के ईमेल पर एक चिट्ठी आई। यह चिट्ठी फंडिंग एजेंसी से आई थी। उनका वर्ल्ड हेड अमेरिका से भारत का दौरा करने आ रहा था और यह एजेंसी चाहती थी कि हमारी संस्था भी उसके आने पर अपने पिछले प्रोजेक्ट की डेमो दे। यह एक बड़े अवसर की तरह था हमारे लिए। उस हेड के आने में 15 दिन बाकी थे। केतकी ने एक स्पष्ट गाइडलाइन बनाकर हमें भिजवा दी थी, जिसमें साफ साफ लिखा था कि हमें क्या क्या काम अपना वहाँ प्रस्तुत करना है। डेमो मीटिंग से पहले तृष्णा हरसाय कोई 2-3 बार कुछ घंटों के लिए ऑफिस आती। मेरे अलावा बाकी 2-3 अन्य कैडर वालों से अपने कमरे में मीटिंग करती, चली जाती। मेरे साथ कोई बात नहीं करती थी, पर मुझे बाकी लोग बता देते थे कि उस डेमो मीटिंग को लेकर कुछ बात हो रही थी। कुछ फ़ोटो इकट्ठा करने को कहकर गई हैं, बस यही। पर अब लोग कभी मजाक में तो कभी सीरियस होकर कहते, लगता है ये आपको इस काम में शामिल नहीं करना चाहती, जिस काम को आप इसने शुरू करवाया था फंडिंग एजेंसी से, जिसे आप ही लेकर आए थे। कई बार कहते, कोई कहता, लगता है पिछला प्रोजेक्ट आपकी जानकारी, पहल और दोस्ती की वजह से आया था, तो ये साबित करना चाहती हैं कि इस बार आपको बिना इन्वॉल्व किए प्रोजेक्ट लाकर दिखाना चाहती है। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हें साबित करने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो खुद ही बहुत बड़े पद से रिटायर है। लोग सरकार में इन्हें नाम से ही जानते हैं और हमारी संस्था के तो अध्यक्ष भी एक बड़े आईएएस है और इन दोनों की तो आपस में ट्यूनिंग भी अच्छी है। इस डेमो मीटिंग से पहले मुझसे तृष्णा हरसाय ने कहा, सुशांत, आप वो जो फील्ड में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में चले जाओ। उन्होंने यात्रा की तिथियां बताते हुए माधो सिंह को ताकीद किया, माधो सिंह, तुम सुशांत के साथ एक और कैडर का टिकट बनवा दो। उन्हीं दिनों में कि जब अमेरिका से आए हुए इंडिया हेड का यहाँ विजिट था, हमारी संस्था को उस प्रोजेक्ट का डेमो देना था जिसको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था। मुझे उन्हीं तारीखों में तृष्णा हरसाय ने कहा, आप फील्ड में उस प्रोजेक्ट को देखकर आओ, उसकी रिपोर्टिंग करके आओ। इस टिकट के लिए जो तारीख तृष्णा हरसाय ने बताई थी, उनमें वो तारीख भी शामिल थी जिस दिन यहाँ डेमो मीटिंग थी।
इस डेमो मीटिंग में हम वो काम बताने वाले थे जो हमने पिछले दिनों में किए थे। यह वो प्रोजेक्ट भी था जिसे लाने की मैं कोशिश नहीं करता तो एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कह दिया गया था कि कोशिश कर लो, वरना संस्था को हो सकता है बाइंड अप कर दें। साफ संकेत थे कि मैं उस दिन शहर में ही ना रहूं, और यदि कोई मेरे लिए पूछ भी ले तो कहा जा सके कि मैं शहर में नहीं हूं, या कुछ और भी। तो ये लोग अब कह सकते हैं। इसमें अब किसी को शक है क्या? मुझे शक नहीं था। फिर भी मैंने विजिट पर जाने से पहले तृष्णा हरसाय से पूछ लिया था, यदि आप कहें तो मैं अपना यह विजिट आगे की किन्हीं तारीख में रख सकता हूँ, यदि डेमो मीटिंग में मेरी ज़रूरत हो तो। ऑफिस के कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखते हुए तृष्णा हरसाय ने बिना मेरी तरफ देखे ही कहा था, नहीं, मैं ही जाऊंगी अकेली। मैं अगले उन दिनों में विजिट पर चला गया। मेरे ऑफिस से कोई 300 किलोमीटर दूर थी यह जगह। मैं आज फील्ड में एक समाप्त प्राय प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर रहा था और वहां संस्था अपना डेमो दे रही थी राज्य की सबसे बड़ी फंडिंग एजेंसी के वर्ल्ड हेड के सामने। मन तो मेरा भी यही रखा था, पर इस जंग को मैं एक ही औजार से तो लड़ रहा था, नियम कायदे और डेकोरम बनाए रखकर। शाम के वक्त मैं फील्ड से लौटकर होटल के कमरे में था। एक महिला कैडर ने अनौपचारिक फ़ोन कर मुझसे फील्ड का हाल पूछा और शहर में हुई इस बहुप्रतीक्षित बहुउम्मीदी मीटिंग के बारे में भी बताया। क्या कहा? तृष्णा हरसाय के अलावा और भी 3 लोग गए थे मीटिंग में। वो तो कह रही थी मैं अकेली ही जाऊंगी। मैंने यकीन न करते हुए चौंक कर पूछा था। हाँ सर, तृष्णा जी अपने साथ बाकी 3 लोगों को भी लेकर गई थी उस मीटिंग में। मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं, पर उसने यह तो फ़ोन रखने से पहले ही बता दिया था कि मीटिंग में आपके लिए लोग पूछ रहे थे। केतकी ने तो कोई 2 बार पूछा था कि सुशांत कहाँ है, और तृष्णा ने कहा था कि एक ज़रूरी काम था तो उसे फील्ड में जाना पड़ा। इस बातचीत के बाद मैं अगले 2-3 घंटे तक होटल के कमरे में पलंग पर पड़ा रहा। ज़्यादा कुछ सोचना विचारना स्वतः ही बंद हो गया था कि दरवाजे की बेल बजी। मैंने पड़े पड़े ही पूछा, कौन? सर, डिनर करोगे तो बता दो। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला और बेल बजाने वाले से पूछा, यार यहाँ कुछ बियर शियर मिलेगी क्या? नहीं साहब, ये छोटा कस्बा है, हम तो रखते नहीं। ठीक है, मैंने उसे दाल चपाती का ऑर्डर कर दिया और देर तक लेटे हुए यह भी सोचता रहा, मैं तो बियर पीता ही नहीं हूँ। फिर क्या हुआ था मुझे? क्यों पूछ लिया था मैंने उससे आज? शायद नशा इस तरह भी शुरुआत करता है ना अपनी। खाना आ गया था रूम में ही, खाकर मैं सो गया। वैसे तो उड़ जानी चाहिए थी, पर मुझे आ गई नींद, जो अगले दिन ही कोई सुबह 6 बजे के आसपास खुली। मुझे कुछ नहीं पता था कि वहाँ ऑफिस में क्या चल रहा था, और ठीक से तो यह भी नहीं पता था कि मैं यहाँ क्यों कर आया हूँ, वो भी पूरे 3 दिन के लिए। याद आया कि मैं भेजा गया हूँ। सुबह 10 बजे मैं फील्ड में चला गया तो शाम को कोई 5 बजे ही लौटा। आकर लेट गया था। शाम को कोई 8-1 बज रहे थे कि मेरे हाथ में ही रहे मोबाइल की स्क्रीन पर संस्था के कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मैसेज आता दिखा। मैं तुरंत इनबॉक्स में गया। कोई 100 शब्दों में यह मैसेज लिखा था, मेरी उस महिला कैडर ने जो पिछले कुछ दिनों से तृष्णा हरसाय के साथ ही अक्सर रोड तक चली जाती थी, जो मेरे भेजे मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही थी, और जिसे रिव्यू में वर्कशॉप में रही कुछ कमियां भी नज़र आ रही थी, और जिसके रहन सहन में अचानक बदलाव आ गया था, और जिसके बारे में एक और महिला कैडर ने बताया था कि इन्हें आजकल तृष्णा जी के। तो इस महिला ने इस मैसेज में लिखा था, तृष्णा जी, आज आपने जो मेरे साथ बदतमीजी बदसलूकी की है उससे मुझे गहरा दुख हुआ है। जो आपने मेरे साथ किया उससे एक बार तो मुझे लगा कि आप मेरे साथ मारपीट ही करने वाली हैं। मैसेज की आखिरी 2 लाइनों में लिखा था, आप जब आए थे तो हमें उम्मीद थी कि आप कुछ अच्छा ही करेंगी, लेकिन आपने हमें लगातार अपमानित और हतोत्साहित ही किया है। यह क्या हुआ?
क्या हो गया आज? ऐसा क्या क्या हो रहा है कि यह महिला कैडर इतना साफ और सीधा बोलने की हिम्मत कर पा रही है? थोड़ा चैन भी मुझे मिला इसके शब्दों को पढ़कर। वाकई ये महिला ऐसा ही तो कर रही थी। अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए यह महिला डायरेक्टर शुरुआत के 3-4 महीनों में ऑफिस आई तो कुल 10-12 बार थी, लेकिन 1-2 बार के बाद ही लोगों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। रामकिशन जो ऑफिस सहायक है, उसके काम की तारीफ हम स्टाफ के सदस्यों से लेकर डॉक्टर जैन तक खुले शब्दों में करती रही थी। एक दिन उसे इस महिला ने कहा, रामकिशन को, अरे भाई तुम बीच बीच में आकर पानी की क्यों नहीं पूछते हो मुझसे? एक दिन बोली थी, तुम मेरा टिफिन उठाकर खुद गाड़ी में नहीं रख सकते क्या? 100 में से 80 बार यह महिला ऑनलाइन बुक की गई गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी। जब खुद की गाड़ी से आती तो रामकिशन इंतजार करता रहता और जैसे ही ये अपना टिफिन निपटाती वो उठाकर इसे इसकी गाड़ी में रखाता था। एक दिन माधो सिंह, जो हाफ डे के लिए ही यहाँ नियुक्त था, जब वो रोजाना की तरह अपने टाइम पर ऑफिस से निकल गया और इसे किसी काम की जरूरत पड़ी तो इसने बिना कुछ जाने समझे उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। और अकाउंटेंट गिरधारी के साथ जो हुआ था वह तो अनोखा ही था। यह महिला उसको बात बात पर, कभी इस बात पर कभी उस बात पर बदतमीजी और दबाव बनाने वाली शैली में पेश आती थी। एक दिन जब दोपहर में बाकी स्टाफ मीटिंग रूम में था तब गिरधारी की जोर से चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मीटिंग हॉल में बैठे लोगों में सन्नाटा और उत्सुकता उठ बैठी। कान डायरेक्टर के कक्ष की तरफ लगा दिए। गैलरी की तरफ खुलने वाला दरवाजा बंद किया जा चुका था। अंदर से गिरधारी की आवाज़ें आ रही थी, आप मेरे साथ इस तरह व्यवहार कर रही हैं लगातार, मानो मैं इस संस्था का नहीं तुम्हारा घरेलू नौकर हूँ। मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, मुझे पता है अपनी औकात। कोई 10 मिनट बाद वह डायरेक्टर के कमरे से बाहर आकर फुफकारता हुआ पहली मंजिल पर अपने कक्ष में चला गया था और बाहर खुलने वाले दरवाजे से निकलकर तृष्णा हरसाए सड़क पर खड़ी अपनी गाड़ी को तेजी से भगाकर लोगों की नज़र से ओझल हो गई। इसके अगले कोई 10 दिनों तक फिर वो ऑफिस नहीं आई थी। गिरधारी ने पूछने पर और कई बार उसने खुद ही बताया था, यार ये महिला खुद तो कुछ करती धरती नहीं है और इसकी नाकामी सामने ना आ जाए इस वजह से लोगों पर तरह तरह की बदतमीजी करती है। लगता है ये यहाँ से जाना चाहती है तो स्टाफ के लोगों के माथे मंडकर निकलेगी, क्योंकि ये सुशांत का कुछ कर नहीं पा रही है, जिस मिशन पे आई है उसमें फेल हो रही है, तो इस तरह से ही ये कुछ अलग थलग करने की कोशिश कर रही है। देख रहे हो आप इसका बिहेवियर। एक स्टाफ बोला, दरअसल तो ये आपके लिए यहाँ आई थी सुशांत जी कि आपका कुछ इलाज करेगी, पर आप कोई मौका ही नहीं दे रहे हो। जब यह बात एक और स्टाफ ने कही तो सब एक जोर के ठहाके के साथ हंसने लगे थे। गिरधारी के साथ बंद कमरे में जो हुआ था, उसके बाद जिस दिन तृष्णा हरसाए आई उसी दिन कोई 12 बजे डॉक्टर जैन ऑफिस आई थी। दोनों ने गैलरी साइड का दरवाज़ा बंद कर लिया था। यह महिला डॉक्टर जैन को कह तो रही थी धीमे धीमे, लेकिन बाहर के दरवाजे से निकलकर इनकी आवाज़ मेरे दरवाजे की जाली से होकर दरवाजे के पास ही लगी एक मेज के पास तक आ रही थी। मैं कई तरह की आशंकाओं से अब तक ग्रस्त था। मैंने इस टेबल के पास दबे पांव और सांसें साध कर सुनी थी इनकी बातें। नहीं श्रद्धा जी, मुझे लगता है मैं यहाँ समय नहीं दे सकूंगी, आप बताइए, ऐसे हालात हैं। और फिर गिरधारी के साथ हुए वाकयात को आधा अधूरा करके बताया। मैंने साफ साफ सुना डॉक्टर जैन ने पूछा था, व्हाट अबाउट सुशांत? मानो उनको तो और किसी बात से नाम से कोई लेना देना ही नहीं था। वो किसी भी आदमी के कोई भी अपराध और अनुशासनहीनता को नज़रअंदाज कर रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी सवाल नहीं उठाए थे और इंतज़ार कर रही थी मेरे खुद शिकार हो जाने का या किसी के द्वारा मेरा शिकार हो जाने का या किसी के द्वारा मेरा शिकार करवा दिए जाने का। तो यह चरित्र तृष्णा हरसाए का सबके सामने आ चुका था कि न वह समय दे पा रही थी, न उससे कोई प्रोजेक्ट बन पा रहे थे, और फील्ड में जाने की तो वह साफ साफ मना कर चुकी थी। और रोज़मर्रा की स्टाफ और ऑफिस की ज़रूरी और मामूली बातें भी उसे चिक चिक और सिर दर्द महसूस होती थी।
हाँ, वो कोई वेतन यहाँ से नहीं ले रही थी, बस स्थानीय यात्रा व्यय की तय की गई एक मुश्त राशि हर महीने उसके अकाउंट में जमा करवा दी जाती थी। ये राशि कई लोगों को मिल रहे वेतन से थोड़ी ज्यादा थी। ये बात स्टाफ के लोग कर रहे थे। तो छोड़ दो भाई, जो काम आपसे हो नहीं रहा, जो आपके बस की नहीं है, जिस काम में आप समय नहीं दे सकती, तो कुर्सी घेर कर बैठे रहने में कोई तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। और सुनो तृष्णा हरसाए, तुम लोगों को कितना ही डराने, धमकाने, ललचाने, बरगलाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम अपने पद और जिम्मेदारी के लिए ईमानदार नहीं हो। तुम्हें अब पहचान चुके हैं। वक्त भले लगे पर लोग बोलेंगे, तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे भी, लिखेंगे भी, और ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे। हवा में घूमते दौड़ते इन शब्दों को मैंने सुना था, कुछ ने तो देखा भी था। और आज इस महिला कैडर के इस लिखित सार्वजनिक मैसेज ने तो पिछले साल भर से इस महिला डायरेक्टर की नाकामियों, तानाशाहियों और अब तो बदतमीजियों का पेंडोरा खोल कर रख दिया था। जहां घटना हुई थी उस जगह से मैं कोई 300 से ज़्यादा किलोमीटर दूर था। आशंकित तो था पर खुश भी था कि चलो, इसे किसी ने इसकी असलियत तो बताई थी। इस मैसेज के नीचे ही कोई आधी रात के बीतने के बाद भेजा गया तृष्णा हरसाए का मैसेज देखा मैंने। जब सुबह मेरी आंख खुली, इसने लिखा था, हाँ, कल जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसका मुझे दुख है। जाने कैसे ऐसा व्यवहार मुझसे हो गया। मैं अपना आपा खो बैठी थी। इस मैसेज के बाद ही मैंने कन्फर्म माना कि वाकई ऐसा बुरा कुछ हुआ है, वरना इतने बड़े इल्ज़ाम कभी किसी ने और महिला ने संस्था के डायरेक्टर पर नहीं लगाए थे। तृष्णा हरसाए की स्वीकारोक्ति के बाद अब इन्हें इल्ज़ाम नहीं कहा जा सकता। तृष्णा हरसाए ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, इस मैसेज में सार्वजनिक रूप से लिखकर। इस गैर जरूरी फील्ड विजिट से मैं लौट आया पूरे 3 दिन बाद। ऑफिस आया तो यहाँ का मंजर शोले फिल्म के उस सीन की तरह था। शोले देखी है ना आपने, जिसमें ठाकुर अपने घर लौटता है और यहाँ वहाँ हर तरफ अपने परिजनों की, परिवार वालों की लाशें देखता है, जो कहीं दहरी पर औंधे मुंह पड़ी थी तो कोई कपड़े सुखाने के तार पर ही झूल रही थी। और बच्चों की औंधे मुंह पड़ी लाश को ठाकुर ने जब पलट कर देखा तो उन लाशों के नीचे कुछ खिलौने पड़े थे, खून से लथपथ, चारों तरफ सन्नाटा। आवेश में ठाकुर ने खूंखार डकैत गब्बर के कुछ आदमियों को तो मार दिया था, लेकिन गब्बर ना सिर्फ बच गया बल्कि उसने ठाकुर के दोनों हाथ जड़ से काट दिए थे। मंजर यही था, सिवा इसके कि मैंने आवेश को कायम तो रखा, लेकिन आवेश ही में आकर कुछ नहीं किया, आवेश खत्म भी नहीं किया। मुझे पता था ये नए किस्म के लिजे चरित्र वाले घटिया दुर्दांत हैं और कब से ही मेरे उन हाथों को काट कर अलग कर देना चाहते थे, जिनसे मैंने इनकी तानाशाहियों के खिलाफ 1-2 नहीं, पूरी 5-5 शिकायती चिट्ठियां लिख दी थी। एक का भी जवाब नहीं दिया था किसी ने। महीना भर हो चुका था और फंडिंग एजेंसी को अभी तक न कोई प्रोजेक्ट बनाकर तृष्णा हरसाए ने भेजा था, न मुझसे इसके बारे में कुछ भी चर्चा ही की गई। एक दिन उस महिला कैडर ने पश्चाताप जताते हुए मुझसे कहा, अरे कुछ नहीं, ये औरत कुछ नहीं, बस आपकी इंसल्ट करने या आपको किसी भी तरह से फंसाकर ऑफिस से बाहर करने आई थी, डॉक्टर जैन को खुश करने के लिए। पर आपने ऐसा कोई मौका इसे नहीं दिया, उल्टे इसी की नाकामी और बदतमीजी सामने आ गई। इसको कुर्सी छोड़ना पर अब ईगो का सवाल लगता है, वरना न तो ये आती जाती है, न इससे कोई काम हो पा रहे हैं। यह सब बोलते हुए उसने कुछ और भी बात बताते हुए कहा था, मुझे तो इन्होंने ही विजिट पर जाने से मना किया था और यह भी इन्होंने ही कहा था कि आपको किसी तरह का कोई जवाब न दूं। याद है ना आपको, जब मैंने इनसे विजिट पर जाने के लिए मैसेज दिए थे और 3 दिन तक ना इसने जवाब दिया था, ना कुछ। आज यही कह रही थी, इसने तृष्णा हरसाए के कहने से ऐसा किया था। बिना एक भी शब्द बोले मैं सुनता रहा इस महिला कैडर की बात, जिसे तृष्णा हरसाए अपनी गाड़ी में लिफ्ट देकर सड़क पर छोड़ देती थी। और ऐसा कुछ क्या गया गुजरा भी हो चुका है
कि इसके लिखे मैसेज के मुताबिक यह तृष्णा हरसाय के हाथों पिटते पिटते बची है। कमाल की बात है कि तृष्णा हरसाय ने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया। मैंने सुना पर अपनी तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पिछले कोई 10 सालों में मुझे इतनी तो समझ आ गई थी कि सत्ता से लड़ी जा रही मेरी इस मौन मगर लगातार जारी लड़ाई में अब यहाँ लोगों के किसी व्यवहार पर पक्का यकीन नहीं किया जा सकता। न मालूम कब सत्ता के किसी डर, दहशत, लोभ, लालच और अन्य दबाव में आकर ये लोग अपनी राय बदल दें। कई बार हो भी तो चुका है। स्टाफ जानता था कि इन सत्ताखोरों ने सुशांत के खिलाफ लड़ाई में हमेशा मुंह की खाई है। तृष्णा हरसाय की निष्क्रियता और अपने भविष्य की चिंता से आज ही जाकर एक दिन स्टाफ में से कैडर ने अध्यक्ष राजेश्वर के नाम एक सामूहिक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा कि संस्था में कोई स्थायी पूरे वक्त काम कर सकने लायक डायरेक्टर लाया जाए। यह भी लिखा कि यह डायरेक्टर ऐसा हो जो संस्था में स्वयं का विकास और भविष्य देखता हो। पत्र में यह भी लिखा कि संस्था की लॉन्ग टर्म विजन एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव की देखरेख में की जाए इत्यादि। इस पत्र पर सबने हस्ताक्षर कर मूल प्रति को एक कैडर ने अपने पास सुरक्षित रखा और ईमेल पर हस्ताक्षर करने वाले लोगों का नाम लिखकर अध्यक्ष को चिट्ठी भेज दी। चिट्ठी किसके मेल आईडी से भेजी जाए इस पर सोचते हुए महिला कैडर उस्माना ने कहा, सर आपकी आईडी से नहीं भेजते हैं, इस बार मैं अपनी आईडी से यह पत्र भेज देती हूँ। मैं कोई शिकायत भी नहीं कर रही हूँ ना, मैं तो कह रही हूँ कि ये स्थिति है। हाँ ठीक है उस्माना, क्योंकि मेरे तो कोई 4-5 पत्र अब भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका कोई जवाब ये कभी दें। उस्माना ने जोर का ठाका लगाते हुए कहा था, हाँ आपका मेल पर नाम देखते ही तो ये लोग अपना कंप्यूटर ही बंद कर देते होंगे। शाम को 5 बजे यह चिट्ठी उस्माना ने भेजकर हम सभी स्टाफ वालों को भी कॉपी कर दी थी कि जिन्होंने साइन किए थे। अगले दिन वही पश्चाताप कर चुकी महिला कैडर ने सुबह के वक्त गुड मॉर्निंग करते हुए व्यंग से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए कहा, चिट्ठी को अध्यक्ष सर ने पढ़ लिया तो भेजी चाहे किसी की भी आईडी से हो, पर वे समझ जाएंगे कि ये सब किया धरा आपका ही है। मुस्कुराकर मैं अपनी चेयर पर आ बैठा था। आज लंच की टेबल पर इसी महिला कैडर ने कहा, मेरे साथ तृष्णा हरसाय ने वो सब व्यवहार इसलिए किया था क्योंकि उस डेमो वर्कशॉप में जब हम 2-3 लोगों को साथ चलने को कहा था तब लोगों को थोड़ा अचरज तो हुआ था कि कोऑर्डिनेटर को तो बाहर भेज दिया और हम क्या करेंगे इस बड़ी मीटिंग में। तब मैंने ऐसे ही तृष्णा हरसाय को कह दिया था, इस मीटिंग में तो सुशांत सर का होना ठीक रहता। और जब मीटिंग पूरी करके वापस ऑफिस लौटे थे तब मैंने उन्हें कह दिया था, वहाँ सारे लोग सुशांत जी के बारे में पूछ भी रहे थे और मैडम हमारे काम को आप जब प्रस्तुत कर रही थी तब केतकी समेत कई और लोग भी बातें कर रहे थे कि अरे ये महिला क्या दिखा रही है, क्या बोल रही है। बस इसके बाद जब मैं ऑफिस से निकलने को ही थी कि मैडम ने अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी मंगवा ली थी जो बाहर सड़क पर आ चुकी थी। मैंने जब कहा मैं चलूँ आपके साथ, आप मुझे सड़क तक छोड़ देना, तो ये बेहद खफा होकर जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि क्यों, क्या गाड़ी मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई है, तुम अपना इंतज़ाम करके रखा करो। जिस तरह से वो बोली थी आसपास खड़े लोगों ने सुना था। मैंने कहा कि आप मुझसे इस बदतमीजी के साथ क्यों बात कर रही हैं। तब तो वो एकदम तेजी से मेरी तरफ आती हुई अनाप शनाप बोली थी। मुझे लगा था कि ये मुझे थप्पड़ मार देगी और धक्का देकर पास ही की दीवार पे तो गिरा ही देंगी। मैंने हाँ हूँ करते हुए इसको सुन लिया। अपना टिफ़िन धोने के लिए मैं रसोई के नल पर आ चुका था। टिफ़िन धोते हुए बस एक ही ख्याल आ रहा था, तृष्णा हरसाय इस संस्था से चाहती क्या है। संस्था में अब न के बराबर काम है। फंडिंग एजेंसी ने प्रोजेक्ट बनाकर खुद मांगा है तो ये बनाकर उन तक भेज क्यों नहीं रही है। इसके इरादे अब पानी की तरह साफ थे। मुझे इन इरादों को देखकर दर्द और डर के मारे एक अजीब उबकाई सी महसूस होने लगी थी। अध्यक्ष को भेजी गई सामूहिक चिट्ठी को 10 से ऊपर दिन हो गए थे, कोई जवाब नहीं आया था। एक दिन अध्यक्ष दोपहर में 1 बजने से कुछ एक मिनट पहले खुद ही आदम के। तृष्णा हरसाय भी आज यहीं थी। लंच का टाइम हो चुका था।
लंच करते हम लोगों के साथ ही तृष्णा और अध्यक्ष राजेश्वर भी बैठे थे। उन दोनों ने भी थोड़ा सा लंच शेयर कर लिया था, तृष्णा हरसाय के टिफ़िन में से ही। खाना खाते हुए वो पिछले दिनों हुई कुछ बड़ी बड़ी मीटिंग्स में रही अपनी व्यक्तिगत भागीदारी और उनमें मिले नामचीन लोगों के नाम गिना रहे थे। इन बातों में संस्था के लिए कोई बात नहीं थी। तृष्णा अपना टिफ़िन धोने रसोई में सबसे पहले चली गई थी। 3 बॉक्स का टिफ़िन और अलग से 1-2 एयर टाइट डिब्बियों को धोने में कोई 3-4 मिनट का समय उन्हें लगा। इस दौरान अध्यक्ष ने पूछ लिया था, और आप बताइए कुछ खास बात? सर, आपको एक चिट्ठी भेजी थी हमने। एक साथ हम 2-3 लोग बोले। अरे मैंने नहीं देखी, कब भेजी थी? ऐसा करो, मुझे इसकी एक हार्ड कॉपी दे दो। एक कैडर ने तुरंत हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी लाकर उनके हाथ में दे दी। चिट्ठी में लिखे मजमून को भी जल्दी से उन्हें जुबानी तौर पर ही बता दिया। बगल ही में रसोई में तृष्णा हरसाय बर्तन धो रही थी, इसलिए वो ना सुन ले, इसका ध्यान रखते हुए धीरे धीरे और वो आ ना जाए इसलिए जल्दी जल्दी हमने अध्यक्ष को अपनी बात बता दी। नाम तृष्णा का कहीं एक बार भी नहीं हमने लिया था, मगर मुद्दा तो वही थी। उसकी निष्क्रियता थी, उसकी बदतमीजी और गैर जिम्मेदाराना रुख, सब कुछ उसका ही था। अध्यक्ष अपने हिस्से की प्लेट उठाते हुए उठ खड़े हुए और धीरे से बोले, देखते हैं। रसोई में घुसते हुए चिट्ठी को हाथ में समेटते हुए अपने पिछवाड़े पे लगी जेब में खोंस लिया था उन्होंने। चिट्ठियों का कब जवाब देता है ये अध्यक्ष? 3-4 महीने हो गए थे। प्रोजेक्ट बनने, तैयार करने और भेजने की कोई खबर मेरे पास नहीं थी। तो क्या तृष्णा हरसाय ने यह सोच लिया था कि अब तक जितना कुछ उसका लोगों के साथ वाक्य विनिमय हुआ था और अपनी ऊर्जा, एक्शन का भी उसने आकलन तो किया ही होगा, तो क्या यह तय कर लिया था कि अब संस्था को, एग्जीक्यूटिव के लोगों को और स्टाफ को अंधेरे में रखते हुए इस संस्था में प्रोजेक्ट न आने देना है, ना खुद कुछ करना है और ना किसी को कुछ करने देना है? मुझसे तो प्रोजेक्ट का पे और जिक्र का जय तक नहीं किया था उसने। तो क्या वह सोचती है कि ऐसे हालात करो कि ये बचे खुचे लोग भी छोड़कर भाग जाएं? अध्यक्ष अब हम लोगों से जब आते थे तब उतनी बात नहीं करते थे, उतनी स्माइल नहीं बिखेरते थे जितनी के लिए वो जग जाहिर थे, और उनकी ईमानदारी पर बोलने का तो अब सही समय भी नहीं रहा है। ऐसे ही एक दिन जब मैं अपनी टेबल पर आगे की ओर झुका हुआ सैपियंस के पन्नों में खोया हुआ था, तब वही महिला कैडर मेरी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। सैपियंस का खुला हुआ पन्ना एक कोने से मोड़कर मैंने किताब बंद कर दी थी। मानव जाति के विकास की 70,000 साल की कहानी का बेहद रोचक इतिहास इसमें दर्ज है, और मैं इसके बीच ही कहीं कैद था इस समय। मैंने अपनी चेयर घुमाते हुए पूछा, बताओ क्या हाल है? वो घबराई हुई सी लग रही थी। कमरे में उसके सिवा मैं ही था। उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, डायरेक्टर ने मुझे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उस महिला को कारण बताओ नोटिस मिल गया था, जिसे थोड़े दिन पहले तक तृष्णा हरसाय अपनी गाड़ी में लिफ्ट दिया करती थी, जिसने उसका रंग ढंग बदलवा दिया था। क्यों, क्या हुआ? पूछा मैंने। उसने अपनी यानी किसी पुरानी फील्ड विजिट का हवाला देते हुए बताया कि तब के बिल को फर्जी बताते हुए मुझे नोटिस दिया है। मैं कुछ पूछता उससे पहले ही वो बोलती जा रही थी कि बिल तो सही है, किंतु मैंने ये सोचा था कि, और फिर यह भी कह दिया था कि उस दिन मैंने मैसेज भेजा था इनके व्यवहार को लेकर, इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। बदले की भावना से की गई कार्यवाही अक्सर सुना होगा ना आपने, अब देख भी लीजिए। उसने अपने इस विजिट को कोऑर्डिनेट कर रहे एक पुरुष कैडर गुमान गुप्ता का नाम लेते हुए कहा कि उसने भी यह सब कहलवा लिया है कि मैंने विजिट के बिल में हेराफेरी की है। उस महिला को मैंने सुना तो, पर कोई सलाह नहीं दी। यदि उसने बेईमानी की है, गलत बिल बनाया है, तो उचित ही कार्रवाई की है डायरेक्टर ने। मैं पिछले 10 साल से इन्हीं सब बातों के लिए तो सवाल उठा रहा हूँ और परेशानियों का सामना कर रहा हूँ, और यदि इसे लगता है कि इसे फंसाया जा रहा है या बदले की भावना से तृष्णा हरसाय ऐसा कुछ कर रही है, तो इसे अपना पक्ष रखना चाहिए। जितने संभव है उतने दरवाजे खटखटाने चाहिए। अपने पर लगे गलत आरोपों को झूठा साबित करने के लिए इसे जी जान लगा देनी चाहिए। मैं यही सब इससे कहता,
पर मैंने इससे कहा कुछ नहीं, मगर इसे सुना पूरा। मुझे पता था और मेरा अनुभव भी तो यही रहा था कि डॉक्टर जैन से लेकर अब तक इन सभी डायरेक्टर्स ने जो जैसा माहौल बनाया हुआ है, उसका असर यह हुआ है कि यहाँ लोगों का कोई स्टैंड ही स्पष्ट नहीं है। ऐसे में इसे क्या सलाह मैं देता। मुझे याद आ गई वो 5-6 साल पुरानी घटना, जब ऑफिस में एक दिन शाम को ऑफिस बंद होने से पहले मंगत और पूरण ने सैलरी के मुद्दे पर सबके सामने मुझे कहा था कि हम कल आपके साथ चलेंगे श्रद्धा जी से बात करने, और अगले दिन साफ मना कर दिया था। और इस एवज में उन दोनों के उस साल सबसे ज़्यादा पैसे बढ़े थे। बाद में अगले 6 सालों तक सिर्फ न्यूनतम 1-1 हज़ार, और महंगाई के दबाव को न झेल पाने और ज़्यादा पैसे की चाहत में पूर्ण तो 2-1 साल में ही दूसरे छोटे शहर में एक दूसरी ही संस्था में चला गया। और मंगत आज भी कोशिश करता रहता है कि नया आने वाला डायरेक्टर कैसे भी करके उससे खुश रह सके, तो वह इसकी जुगत में लगा रहता है। यह वही कैडर है जिसके साथ तृष्णा हरसाय उस प्रोजेक्ट पर पिछले दिनों बात करती थी कि जिसे मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था। यह महिला डरी हुई थी। खुद को मिले नोटिस की बात करते हुए उसके होंठ थरथरा रहे थे, तो आंखों में आंसू भी अब आए। मैंने यही कहा, तुम बात करो और कार्यवाही में सहयोग करो। तुम सही हो तो डरने की कोई बात नहीं। इसके कोई 10 दिन बाद मुझे दूसरी महिला कैडर उस्माना ने एक दिन सुबह ही बताया, सर कल पुष्पा को सस्पेंड कर दिया है, जांच में उसे गलत पाया गया है। गलत थी और गलत पाई गई है तो मुझे बिल्कुल दुख नहीं होगा, किंतु जैसा पुष्पा को शक था और वो बता रही थी कि उसके साथ बदले की भावना से यह कार्रवाई की गई है, यदि यह बात सही साबित होती है तो इस संस्था में इससे गलत और कुछ नहीं हुआ। दोनों ही सूरत हाल में दोनों में से एक, तृष्णा हरसाय और पुष्पा गिरिया, पूरा नाम पुष्पा गिरिया, में से कोई एक तो गलत था। किसी एक ने तो गलत किया था। उफ उफ करता मैं अपनी कुर्सी पर धंसा रह गया था। पर मुझे याद आ रहा था कुछ दिनों पहले इन दोनों ही की एक स्ट्रेटजी कम जुगलबंदी, जिसमें डायरेक्टर तृष्णा हरसाय कहती थी, पुष्पा तुम चलना चाहोगी मेरे साथ मेरी गाड़ी में, मैं तुम्हें सड़क पर छोड़ दूंगी। और पुष्पा फिलहाल सड़क पर ही तो थी। तो तृष्णा हरसाय अपनी तानाशाहियां, अपनी मनमानियां और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कुछ भी कर रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि दबाव को, झूठ को कोई कितने दम तक ला देगा। अब लोग, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, लोगों की प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो लोगों ने जब उससे सवाल करना शुरू किया तो गुस्से में क्या कुछ तृष्णा हरसाय ने नहीं कहा। और जैसा उस मैसेज में उस महिला ने लिखा कि मुझे मारने, मुझे थप्पड़ देने के लिए आ रही थी, हो सकता है ऐसा वो कर गुजरती, क्योंकि उसे सुशांत का शिकार करने में सफलता तो मिल नहीं रही थी ना। और उस महिला ने स्वीकार भी कर लिया था बाद में एक मैसेज में कि कल जाने मुझे क्या हो गया था। और एक बात कि 4 महीने हो गए थे उस बड़े मीटिंग को, जिसमें फंडिंग एजेंसी, स्टेट कमिश्नर आगे बढ़ के कह रहे थे कि हम आपको 1 नहीं 3 और जिलों में काम करने को दे रहे हैं, आप प्रोजेक्ट बनाकर भेजिए। 4 महीने हो गए थे, तृष्णा हरसाय कोई प्रोग्रेस उस तरफ नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका तो एक ही मिशन था, मिशन शिकार, सुशांत का शिकार, वो नहीं हो पाया। लेकिन इस दौरान बहुत सी धूल धक्कड़ उड़ा और धीरे धीरे तृष्णा हरसाय के चेहरे पर भी कालिख नजर आने लगी थी। लेकिन ये तानाशाह इतनी आसानी से मानने झुकने वाले नहीं है। एक हो तो राजेश्वर है उनके पास, डॉक्टर श्रद्धा जैन है, और भी तो पावर है, पद में भी तो एक पावर है। तो क्या हुआ तृष्णा हरसाय का, क्या हुआ उस कैडर महिला का जिसको सस्पेंड कर दिया? हो सकता है उसने बेईमानी की तो सस्पेंड क्यों, नौकरी से निकाला जाना चाहिए ना। पर कितना जल्दी जल्दी पिक्चर बदल रही थी। देखते रहिए, सुनते रहिए, ये शहरी शरीफ और न जाना क्या क्या करेंगे।
जल्दी ही हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू।